मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्मतिथि है। क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर की तरह इनको भी एक अलग नाम से पुकारा जाता है, क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी 5-6 वीडियोस मैं पहले भी दे चुका हूं और जब राजा दाहिर से, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचूंगा, इनकी 4-5 वीडियोस में और भी देने वाला हूं। वीर सावरकर की 10 और सुभाष चंद्र बोस की 10 कम से कम वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। आज पर्टिकुलर इस जन्म दिवस पर हम इस महान आत्मा को स्मरण करेंगे एक पक्ष लेकर। आजाद हिंद सेना ने युद्ध किया ब्रिटिश सेना के साथ, यद्यपि उसमें भी बहुत सारे भारतीय ही सैनिक थे और भारतीय सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के द्वारा गठित आजाद हिंद सेना का मुकाबला ब्रिटिश इंडिया की सेना के साथ हो रहा था। ये पहला प्रयास सारे विश्व के अंदर वो महान व्यक्तित्व का मालिक एक नया इतिहास लिख रहा था, जिसके ये समाचार पाने के बाद के आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS करके भारत आ रहे हैं। मां खुशी के मारे फूली नहीं समा रही, आस पड़ोस में सबको मेरा बेटा ICS की परीक्षा में 4th पोजीशन में आकर और भारत लौट रहा है। शिप लेट था, कुछ निर्णय भी लेट था। सुभाष नहीं जाना चाहते थे। पिताजी ने, जो वकील थे जानकी दास जी, उनके मन में एक बात आई कि ये स्वाभिमानी है, क्रांतिकारी बन गया है। ये तो पिताजी को समाचार मिल गया था सारा, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़, उनके कॉलेज की एक्टिविटीज़, प्रोफेसर के साथ झगड़ा, प्रिंसिपल के साथ झगड़ा और भी भिन्न भिन्न समय के ऊपर वो लक्षण तो दिखने शुरू हो गए थे। और पिताजी ने इन सारी समस्याओं का हल एक तरीके से ढूंढना चाहा। कैसे? सुभाष, तुम अभी BA तक तो ठीक ठाक मार्क्स लेकर के पास हो रहे हो, मुझे ICS करके दिखाओ, जिसको आजकल IAS बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। ICS करके दिखाओ। इंग्लैंड के अंदर, लंदन में, सारे वर्ल्ड के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत कई देशों के अंदर हो चुकी थी। उनके पास सबसे बड़ा देश यही था, 38 करोड़ का, 38 करोड़ का, और बहुत लंबा चौड़ा और बड़े साधनों वाला, और जिसका कमाल की विरासत थी और कमाल का जिसका इतिहास था। भारत आ रहा है और पिताजी ने क्या क्या करके भेजा था, सुभाष तुम मुझे ये करके दिखाओ, फिर तुम्हारा मन में जो तुम्हारे मन में आएगा वो करना, जो तुम्हारे मन में आएगा वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पिताजी के मन में भी ये था कि ICS करके आएगा भारत के अंदर, और बाकी जो ऑफिसर्स हैं ब्रिटिशर्स के पास, कुछ इंडियंस भी हैं। इंडियंस को बहुत ऊंचा नहीं जाने देते थे, ऑफिसर्स नहीं बनाते थे वो, लेकिन ये ICS होगा तो ये भी ब्रिटिशर्स जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके बीच में होगा, बड़ा ऑफिसर होगा, मेरा बेटा ICS होगा। ये कह करके उकसाहट के साथ सुभाष को चुनौती देते हुए, मुझे करके दिखा, उसके बाद जो मर्जी करना।
निर्णय भी लेट था, और जब शिप में बैठे रास्ते में कुछ मौसम की गड़बड़ के कारण शिप और लेट पहुंचा लंदन में। पढ़ाई 2 महीने की शुरू हो चुकी थी, तो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी तो बाद में बने, तो भी ये सुभाष चंद्र बोस 4th पोजीशन में पास होने के बाद भारत आ रहा है। माँ क्या सोच रही है, अब बेटे की शादी होगी और मेरी बहू आएगी, जो हर माँ के मन में होता है। और पिताजी, अरे अब तो ये भूल भाल गया होगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, भारत माता की जय, भारत की आज़ादी, ये सब बातें इसके दिमाग से निकल गई होंगी। इंग्लैंड में वहाँ का कुछ माहौल देख करके और वहाँ की मटेरियलिस्टिक लाइफ देख करके, और अब बड़ा ऑफिसर बन करके अब क्यों झंझट में पड़ेगा ये। कई बार जेल जा चुका था वो, वहां जाने से पहले वो कई बार देश के अंदर जेल जा चुका था सुभाष। लेकिन पिताजी भी एक आशा के साथ कि हाँ अब तो मामला ठीक है और अब ये आके अच्छे बड़ी जॉब करेगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को खुश करने के लिए, एक लंबा इतिहास है, आज मैं उस पूरे इतिहास को नहीं ले रहा क्योंकि उसके ऊपर मैं 5-6 एपिसोड्स दे चुका हूँ। नेताजी को तो पता था उनको क्या करना है यहाँ पर, सुभाष को पता था। आइए चलते हैं, आज मैं केवल एक ही पक्ष ले रहा हूँ, कांग्रेस का वो तो एक बार प्रेसिडेंट बनना, दूसरी बार बन के रिज़ाइन करना, कुछ कुछ बातें हम टच करेंगे। लेकिन मेन मेरा जो आज फोकस रहेगा वो रहेगी आज़ाद हिंद सेना, जिसके वो चीफ थे और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया की सेनाओं को चुनौती देने वाले, ललकारने वाले और युद्ध लड़ने वाले, ऐसा एक पहला प्रयास। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हजारों हिंदुस्तानी सिपाहियों के समक्ष शपथ लेते हुए कहा, ये कौन से सैनिक थे जो जापान जर्मन के कब्जे में आ चुके थे और ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे, और इसका संगठन शुरू हो गया था। सुभाष ने उस प्रकार की एक धारणा बना ली थी, गांधी के साथ वो 4 बार बोल चुके थे, भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपके चरखे से और अहिंसा से ये तमाशे नहीं चलेंगे, हमको कुछ इस प्रकार का करना है। क्या शपथ ले रहे थे ये? शपथ लेते हुए उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, ईश्वर के नाम पर मैं अपने देश भारतवर्ष और अपने 38 करोड़ देशवासियों को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं स्वतंत्रता के इस युद्ध को जीवन की अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। आगे देखिए और बोलते हैं कुछ, मैं सदैव अपने देश भारतवर्ष की सेवा करता रहूंगा। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी मैं देश के कल्याण, विकास और रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहाने को तत्पर रहूंगा। सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और एक अन्य सभा में नेताजी ने कहा, उद्घोष किया, नेताजी ने क्या बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वाधीनता सशस्त्र क्रांति और बलिदान से ही मिलेगी, चरखे और अहिंसा के नारों से नहीं मिलेगी, सत्याग्रह से नहीं मिलेगी। देखते ही देखते असंख्य स्त्री पुरुषों ने प्रतिज्ञा की कि हम मातृभूमि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग तक करने के लिए तत्पर रहेंगे। 23 जनवरी 1897 1897
कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बसु और प्रभावती के पुत्र के रूप में जन्मे सुभाष जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। मां प्रभावती ने धार्मिक पुस्तकों की कहानियां सुनाकर इस बालक को, इस सुभाष के हृदय में धार्मिक भावनाएं विकसित की थी। वहीं उसी समय महाराष्ट्र केसरी बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी पत्र में, अखबार में ओजस्वी विचार लिखा करते थे, उनको पढ़कर सुभाष का हृदय राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगता चला गया। ये होता चला गया, सुभाष बड़े होते चले गए। मैं अब कॉलेज की, स्कूल की उन घटनाओं की तरफ नहीं आपको ले जा रहा। मेरा आज फोकस आज़ाद हिंद सेना है। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने उनकी यात्रा के बहिष्कार की घोषणा की। 10 दिसंबर को सुभाष को अनेक कांग्रेसियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। देशबंधु चित्तरंजन दास के एक अलग एपिसोड में दे चुका हूं आपको। वीर सावरकर की तरह इनका भी नाम, रास बिहारी बोस की तरह इनका भी नाम आपको बार बार बहुत लंबे काल तक कई क्रांतिकारियों के साथ आपको दिखेगा। 1924 में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण सुभाष को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल भेज दिया गया। वहां से मांडले वर्मा ले जाकर जेल में रखा गया। 16 मई 1927 को मांडले जेल से रिहा कर दिया गया। बहुत बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे। वहाँ जिस प्रकार की यातनाएं दी गईं, जिस प्रकार का जो खाने को दिया गया, उसके कारण हालत शारीरिक दृष्टि से कुछ अच्छी नहीं बची थी। सुभाष बाबू ने 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुए कांग्रेस के 51 सेशन में, अधिवेशन में अध्यक्षता की। गांधी जी सुभाष बाबू के क्रांतिकारी विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन सारे देश के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर सुभाष बाबू के लिए मन में बहुत आदर जाग चुका था। आईसीएस करके आने वाला और इस देश के अंदर अंग्रेजों के अंदर सशस्त्र चुनौती देने वाला और उस प्रकार की योजनाएं बनाने वाला, उस प्रकार की तैयारी रखने वाला, उस प्रकार के विचार रखने वाला। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का खुलकर विरोध किया, नेहरू ने और गांधी ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद, नेहरू जी के विरोध के बावजूद पट्टामी सीतारमैया जो गांधी का कैंडिडेट था, नेहरू का कैंडिडेट था, उनको पराजित कर फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए। और गांधी जी और नेहरू जी के विरोध तथा असहयोगपूर्ण रुख को देखते हुए सुभाष बाबू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 22 जून 1940 को सुभाष बाबू ने मुंबई में विनायक दामोदर सावरकर से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक बात और ध्यान में रखनी होगी, 1938, 1939, 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष बाबू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को भी 3 बार नागपुर में मिलने गए थे। एक बार वो पहचान तो गए बाबू को, सुभाष बाबू को, बात करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी बार बेहोश की अवस्था में थे, शून्य अवस्था में थे, बात नहीं हो सकती थी, पहचान भी नहीं हो सकती थी। और तीसरी बार जब गए तो
अंतिम श्वास ही वो गिन रहे थे। एक बार मेयर के रूप में 2 मिनट डॉक्टर हेडगेवार से बात करने का अवसर लेकर जब वो गए और सुभाष बाबू से बात जब की, 3.5 घंटे बात चली और आखिर में उठते समय सुभाष ने बोला था, विषय तो आपका बढ़िया है, लक्ष्य आपका बहुत पवित्र है, एकमात्र सॉल्यूशन यही है जो आप सोच के चले हो। संघ 1925 से आरंभ हो चुका था, बात 1940 की है। इस बीच में और कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं, पर आज मेरा फोकस आज़ाद हिंद सेना है। 22 जून 1940 को सुभाष बाबू वहां सावरकर से मिलते हैं और उसके पहले ऐसे अलग अलग जगहों पर, उधर चित्तरंजन दास के साथ जेल में मिलने के बाद उनसे प्रभावित है, उधर डॉक्टर हेडगेवार से प्रभावित है, इधर नेता वीर सावरकर से प्रभावित है और उनकी ही प्रेरणा से, सावरकर की प्रेरणा से गुप्त रूप से भारत से बाहर पहुंचकर वहां सशस्त्र क्रांति की ज्वाला धधकाने का संकल्प किया। जनवरी 1914 की रात्रि को वे देश वेश बदलकर चुपचाप जियाउद्दीन के रूप में कोलकाता से विदेश जाने के लिए निकल गए। रूस होते हुए बर्लिन जा पहुंचे। आज़ाद हिंद रेडियो में से भारत की स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। उन्होंने हिटलर से भेंट कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। कुछ दिन बाद वहां रहने के बाद नेताजी जर्मन पनडुब्बी से जापान के लिए रवाना हो गए। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। 25 अक्टूबर 1943 की मध्य रात्रि में 12:05 पर आज़ाद हिंद सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक घोषणा की। क्या घोषणा की? आज़ाद हिंद की यह अस्थायी सरकार ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध करेगी। और इस सरकार को 12 देशों ने मान्यता भी दे दी। आज़ाद हिंद सरकार की घटना तो हो चुकी थी, पहले प्रधानमंत्री सुभाष बन चुके थे। आज़ाद हिंद सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, थाई देश, राष्ट्रवादी चीन, फिलीपाइंस, क्रोएशिया और मंचूरिया ने मान्यता दे दी। नेताजी महिलाओं का सम्मान करते थे। उनके हवार पर अनेक राष्ट्रभक्त महिलाओं ने अपने देश की स्वतंत्रता में योगदान करने का संकल्प लिया और झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी रानी रेजिमेंट बनाई गई, जिसकी बागडोर कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई। चलता रहा, काफिला बनता रहा, सेना तैयार हो रही है। 23 जनवरी 1944 को सिंगापुर में नेताजी का 47वां जन्म दिवस मनाया गया। पूरा मैदान तिरंगे झंडों से सजाया गया। नेताजी का तुलादान कर उन्हें सोने के आभूषणों से तोला गया। और याद रखना होगा, कुछ तोला कम पड़ा तो महिलाएं अपनी साथी महिलाओं को खड़ी करके अपने घरों को गए, घरों से लॉकर से अपना सोना लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र का तोला पूरा किया। उनके वजन का सोना भी उनको दिया, अपने गहने दिए। मां दुर्गा की पूजा आराधना के साथ उन वृद्ध महिलाओं ने भी, युवा महिलाओं ने भी आशीर्वाद दिया। उस दिन पूरा सिंगापुर ने नेताजी के जय जयकारों से गूंज उठा। ये सारी तैयारी चलती आ रही थी। आगे बढ़ रहे हैं। जापान में हुए ग्रैंड एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर जापान सरकार ने नेताजी की उपस्थिति में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद हिंद सरकार के हवाले करने की घोषणा की। 31 दिसंबर को नेताजी अंडमान पहुंचे और वहां की सेल्युलर जेल की उन कोठरियों के दर्शन किए। किन कोठरियों के? जिनमें रहकर वीर सावरकर, भाई परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद, ऐसे कई और अनगिनत अनेक राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने अमानवीय यातनाएं सहन की थी। अंडमान का नाम उन्होंने स्वराज्य द्वीप रखा। 4 फरवरी को आराकान मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज और ब्रिटिश सेना के बीच जोरदार युद्ध हुआ। हिंदुस्तानी सैनिकों ने दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिए। 18 मार्च को जापानी सेना के साथ भारत
वर्मा की सीमा से इम्फाल में प्रवेश कर उसे आज़ाद कराया गया। कोहिमा तथा मणिपुर के अनेक क्षेत्रों में आज़ाद हिंद सेना कब्जा करने में सफल रही। नेताजी सफलता से खुशी से झूम उठे, लेकिन आगे कुछ और लिखा जा रहा था। नियति का खेल कुछ और होने लगा था। आगे चलकर स्थिति बदल गई। जर्मनी और जापान ब्रिटिश और उनके मित्र देशों की सेना के समक्ष नहीं टिक पाए। विजयी ब्रिटिश सेना ने जापानी और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। अनेक हिंदुस्तानी सैनिकों ने इस युद्ध में अपना बलिदान देकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। नेताजी ब्रिटिश सेना के हाथ नहीं आए, वे सकुशल सिंगापुर पहुंच गए। 22 अगस्त 1945 को घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? फार्मूसा में हुई विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, पर यह सच नहीं था। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर के सभी हतप्रभ रह गए। अभी तक उनकी मृत्यु की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। जापान के पतन के बाद आजाद हिंद सेना तथा जापान के हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में घोर अमानवीय यातनाएं दी गई। आजाद हिंद सेना के जनरल शाहबाज खान, लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लो और कैप्टन पी.के. सहगल को दिल्ली में लाकर ऐतिहासिक लाल किले में मुकदमा चलाया गया। प्रसिद्ध वकील श्री भूला भाई देसाई ने उनकी पैरवी की। अदालत ने सभी को आरोप मुक्त कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके सैनिकों ने देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों की सेना से जूझ कर इतिहास में जो स्वर्णिम अध्याय जोड़े, स्वर्णिम इतिहास लिखा, उस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को लिखा। ये काल, ये समय, ये संघर्ष, ये योजनाएं देश विदेश से जाकर के कई देशों के प्रमुखों से सहायता लेकर के जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से, और एक बात कह करके मैं अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूँगा। जब पूछा गया ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को कि भाई 45 तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, 44 तक, 42 से 44 तक क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, वो तो फ्लॉप हो गई, वो तो ख़त्म हो गई, असफल हो गई, अब आपको जाने की जल्दी क्या थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कहा, वन एंड द ओनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद सेना 1946 में नेवी का विद्रोह भी हो चुका था, और वहां से आने वाले सैनिक जब भारत में आएंगे और वहां के रहने वाले सैनिकों के साथ मिलकर के हमें वो टिकने नहीं देंगे। अब वो हमारे साथ संघर्ष कर चुके हैं, उनको पता है कि हम परास्त कर सकते हैं। और ब्रिटेन इस समय पूरी दुनिया के अंदर जिसका सिक्का जमता था, सूरज नहीं ढलता था, वो ब्रिटेन भी आज थक चुका है, आर्थिक दृष्टि से भी अंदर से खाली हो चुका है। अब हमारा भारत में रहना, लेकिन कारण कौन? किसी ने पूछा कि वो क्या क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसका कारण है? तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, वेरी 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 मिनिमम। वन एंड ओनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सेना और सशस्त्र क्रांति की योजना लेकर के उसके पहले, बहुत पहले से जिन लोगों ने बलिदान किया, कुर्बानी दी, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार सशस्त्र चुनौती देते रहे अंग्रेजों को, और मैसेज पहुंचाते रहे कि हमने बॉम्ब के कारखाने बना दिए हैं, एक ही दिन फिक्स करेंगे, एक ही घंटे के अंदर सारे अंग्रेजों को उड़ा देंगे। मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है, जान सबको प्यारी होती है। ऐसी सब बातों के बाद, ऐसी सारी घटनाओं के बाद, ऐसे सारी क्रमबद्ध उन सारे किस्सों के बाद आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र की बोस ही कारण बनी देश की आज़ादी के लिए। और हमें बताया गया देश की आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी निकाई और जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी। इस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ, इस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरा विचार था कि मैं आपको आज़ाद हिंद सेना तक ही फोकस रखूं, उसी पर केंद्रित रखूं। मैंने कोशिश की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ना बाल्यकाल, ना किशोरावस्था, ना युवावस्था,
ना उनकी स्कूलिंग, ना कॉलेज, और लंदन का पहुंचना, वहां से आना, कुछ भी नहीं। मात्र मैंने कुछ रेफरेंस के लिए कुछ बातें आपके साथ रखी हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कारनामा, ये करिश्मा, ये बहादुरी और शौर्य का शिखर आज तक दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उस जहाज में मृत्यु हुई नहीं हुई ये अलग विषय है। एक एपिसोड इस पर मैं दे चुका हूँ। एक जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 10-12 आखिर का एपिसोड दूंगा, मुझे लगता है ये मैं 7वां एपिसोड दे रहा हूँ आज, तो इस बात को और विस्तार से रखूंगा। और इतना निश्चित है मैं बता सकता हूं कि कोई ऐसी एयर क्रैश की घटना उस दिन हुई ही नहीं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस संसार से चले जाने का वो ड्रामा, वो नाटक, वो पखंड, वो सब सामने आ चुका है। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी थ्योरीज है, अलग अलग बहुत थ्योरीज है। एक एपिसोड के अंदर मैं उन थ्योरीज को भी रखना चाहूँगा, निर्णय आप करिए। मैं तो वो सब उपलब्ध उन घटनाओं को आपके सामने, उस ज्ञान को, उन जानकारियों को आपके सामने रखूंगा कि नेताजी उसके बाद कहाँ रहे और क्या क्या उनके साथ होता रहा और वो क्या करते रहे। ठीक गलत की पहचान आप करिए। इस चैनल के माध्यम से उन महान सारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, उन सबको स्मरण कर रहा हूँ आपके सामने इस चैनल के माध्यम से। एक एक को अलग अलग से आपके सामने ला रहा हूँ। और ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।